टू स्टार्ट ऑफ नैब की बड़ी बात हो रही थी ईद से पहले जब रमज़ान था तो उसमें मुख्तलिफ सियासतदान आकर कह रहे थे कि दोनों तरफ एहतसाब होगा और नैब आकर ये कर देगी वो कर देगी। अब ईद हो गई है ख़त्म, अब कल नैब का इजलास भी हो गया जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ केसेस का भी उन्होंने प्रीव्यू किया। तो जो आने वाली सियासत है वो नैब के इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही है या कुछ मुख्तलिफ चीज़ होगी? देखिए, मेरे ख्याल में नैब के इर्द गिर्द जहां तक इस सियासत का ताल्लुक है, जब से ये गवर्नमेंट आई है, बल्कि शायद उससे पहले ही ये सिलसिला तो चल रहा है। ये नैब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कौन से केसेस क्या रुख इख्तियार करते हैं उसके मुताबिक ही हमारी सियासत भी उसके मुताबिक ही शेप अप हो रही है। लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म किया गया है, जो एतराज आता है अपोजिशन जमातों की जानिब से, वो ये है कि जी हुकूमती बेंचेस के जो अफराद हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। दो चार लोगों के बारे में खबरें जरूर आई। गुलाम सरवर साहब के हवाले से आया कि जनाब उनके सिलसिले में भी तहकीकात हो रही हैं और खुसरो बख्तियार का भी नाम आया, लेकिन एज सच वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे, वो आगे नहीं सिलसिला उसमें चल रहा। तो जब तक मेरे ख्याल में वहां से किसी किस्म की कोई हिलजुल नहीं होगी तब तक ये एतराज इसी तरह चलता रहेगा। ऑपोजिशन बार बार यही कहती रहेगी कि जनाब ये नैब का जो इदारा है इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल में नैब को भी बड़ी अशद जरूरत है कि वो अपने ऊपर से ये जो ब्लैक लेबल लग रहा है इसको साफ करे, क्योंकि मुझे कभी भी एहतसाब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा सियासतदान क्यों ना हो। लेकिन अगर एहतसाब सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन जमातों की जानिब होता रहेगा और हुकूमती बेंचेस पे बैठे अफराद को हाथ नहीं लगाया जाएगा तो फिर उसको एहतसाब नहीं कहेंगे, जिस तरह ऑपोजिशन कहती है कि फिर उसको इंतकाम का लफ्ज ही कहा जाएगा। अच्छा मंसूर, ये बात तो आप कर रहे हैं, नैब की भी सारे वो कर रहे हैं, लेकिन नैब तो एक इदारा है जिसने इन्वेस्टिगेट करना है। अगर करप्शन है, कोई चीज़ गलत हुई है, नैब ने तो करना है। अब जाहिर बात है जब इस तरह की बात कर रहे हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब है इस गवर्नमेंट में भी कुछ गलत हो रहा होगा जिसके वो नैब कर रही है, और पुराना जितने भी है वो गवर्नमेंट में ही थे ना, अपने हुकूमती ओहदों की वजह से किया। तो लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं कि हर तरफ ही गंद है, हर तरफ ही करप्शन है, कि आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है, और फिर यह है कि एवरी जो आपकी क्लॉजेट है उस पर स्केलेटन्स हैं, यानी कोई भी आप अलमारी खोलें उस पर ढांचे नजर आ जाएंगे, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी की खामी मौजूद है। तो नैब अगर कुछ कर रहा है तो इसमें तो अपना काम वो कर रहा है, स्केलेटन्स हैं, तो उसका मतलब है कि जो भी गलत करेगा ही हैज टू पे फॉर इट। मसला यही है जी, मेरे ख्याल में इन्हीं स्केलेटन्स का मसला है। ये वही स्केलेटन्स हैं जो बैठ के अरबों की चीनी चोरी कर जाते हैं, ये वही स्केलेटन्स हैं जो मुल्क में आटा भी शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद आटे की कीमत भी बढ़ जाती है, ये वही स्केलेटन्स हैं जो तेल की कीमतों को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, बिजली की कीमतों को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, और वो इन्हीं स्केलेटन्स के पीछे पीछे अवाम का स्केलेटन निकल के बाहर आ जाता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। सवाल ये है, ये जो अगर चले मैं एक छोटी सी एग्जांपल इसी शुगर रिपोर्ट की ही ले लूं, इसके अंदर तमाम जमातों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। मेरा एतराज सिर्फ इसके ऊपर, इस बात के ऊपर यह है कि जनाब जब आपको पता है ये स्केलेटन्स वहां पे मौजूद हैं तो फिर आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? आखिर ये किस तरह पॉसिबल है कि यहां पे एक शख्स जो है वो 5,000 रुपए चोरी करता है, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पुलिस जब हरकत में आती है तो अगले 48 घंटे के अंदर उसका पूरा खानदान उठा के ले जाती है कि जनाब हमें नहीं पता, हमें वो 5,000 रुपए निकलवाना ही निकलवाना है। लेकिन यहां पे अरबों की चोरी हो जाती है और उसके बाद शहजाद अकबर साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब अभी हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में क्या करना है। FIA के हेड इस पूरी इंक्वायरी को हेड करते हैं, वो ये रिपोर्ट तरतीब देते हैं, उसके बाद भी अगर आप बैठ के अभी ये फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होगा, तो फिर मुझे अफसोस होता है कि वो एक आम पाकिस्तानी क्या सोचता होगा। वो ये कहता होगा कि जनाब चाहे पुराना पाकिस्तान हो या नया पाकिस्तान हो, एहतसाब मेरा ही होना है, पुलिस ने डंडे मुझे ही मारने हैं, मेरे घर की चार दीवारी को फलांग के ही मेरे इधर ही कोई आएगा। ये जो अरबों रुपए की चोरी करने वाले हैं, इनको किसने हाथ उठाना है, किसने इनको पकड़ना है, किसने इनको हथकड़ी लगानी है? देखिए मंसूर, अब इसमें जिस तरह हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट को पब्लिक करना, ये भी बड़ा इकदाम था कि इससे पहले कई रिपोर्ट्स आ गई चले गए सिटिंग गवर्नमेंट में, जिसमें उनको खुद भी एहतमाल था कि नुकसान होगा, पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। जहांगीर खान तरीन बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे PTI के, और खासकर हुकूमत बनाने में जब उनके जहाज में लोग आते थे, MPs और तहरीक इंसाफ में जोक दर जोक शामिल हो रहे थे, तो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल था। तो क्या ये कुछ बहादुरी नहीं थी कि इन्होंने कम से कम ओपन तो किया, कम से कम पब्लिक डोमेन में चीज आ गई है? मुझे इसके ऊपर इस थ्योरी के ऊपर एक छोटा सा एतराज है, और वो एतराज इस बात का है कि आप बिजनेस की बीट कवर करने वाले किसी भी रिपोर्टर को किसी भी इदारे से उठा लें, किसी चैनल से उठा लें, किसी अखबार से उठा लें, और उनसे कहें कि जनाब इस रिपोर्ट के अंदर ये देखें क्या कुछ लिखा हुआ है, आप यकीन करें कि वो उबासियां लेना शुरू हो जाएगा और आपकी बात या इस शुगर रिपोर्ट के ऊपर वो कहेगा भाई मुझसे क्या बातें बता रहे हैं, ये सारी बातें हमें पता है, हम पिछले 2 डेकेड से ये सारा कुछ देख रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री के अंदर यही प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, आप मुझे कौन सी कोई नई बात बता रहे हैं? मेरा सवाल ये है
कि जब आपको जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई और जहांगीर तरीन साहब ने जनाब शुगर की इंडस्ट्री लगा ली और 2 साल के अंदर आप हैरान हो गए कि जहांगीर तरीन साहब आप ये करते रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब की इन प्रैक्टिसेस के हवाले से पूरी इंडस्ट्री को पता था। आप बिजनेस की बीट करने वाले किसी रिपोर्टर से पूछ लें, उनको भी पता था। आप जहांगीर तरीन जिस केस के अंदर नाअहल हुए थे उसको उस फैसले को उठा के देख लें तो उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड फिंगर्स जो हैं वो पॉइंट हो रही है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जिस किस्म की प्रैक्टिसेस करते हैं वो बिजनेस के अंदर उसको लीगल नहीं कहा जा सकता, वो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान से अपनी आंखें अपनी दूसरी तरफ कर ली। उस वक्त भी कहा गया कि जनाब जब वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, हुकूमती ओहदा नहीं ले सकते तो फिर इनसे जान छुड़वाएं। लेकिन आपने तब भी इनसे जान नहीं छुड़वाई। और माइंड यू, ये फैसला इन इलेक्शन से पहले का था, वजीर आजम के वजीर आजम बनने से पहले का था। तो यानी आपने इतनी देर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बावजूद भी जहांगीर तरीन को अपने साथ रखा। सिर्फ अपने साथ नहीं रखा, हुकूमती पॉलिसियों के अंदर उनको इन्वॉल्व किया। आपने उनको काबीना के अंदर ज़राअत के ऊपर ब्रीफिंग देने के लिए आपने उनको बुलाया। आपने जहांगीर तरीन के साथ एक और सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने कहा भी कि मेरा आजम खान साहब के साथ जो है मेरी लड़ाई झगड़ा इस बात के ऊपर हो गया था कि हम एक थिंक टैंक बनाने का सोच रहे थे जो हुकूमती उमूर को चलाएगा। आपने एक ऐसे शख्स को वजीर आजम हाउस के अंदर किस तरह आने दिया जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा था कि यह शख्स झूठ बोलता है, ये जिस किस्म की प्रैक्टिस करता है ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद 2 साल के बाद अब आप कहते हैं कि ये देखें ये शुगर रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ आ गया। चलें आ गया, मैं आपको दाद दे देता हूं, मैं आपकी तारीफ कर लेता हूं। 5 मिनट ले लें, 10 मिनट ले लें, 15 मिनट ले लें, जब 5-10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद तो मैं आपसे सवाल करूंगा, जी जनाब अब आपने किया क्या? वो जो गरीबों के पेट के ऊपर लात मारी गई, जो अरबों रुपए चोरी कर लिए गए, डाके डाले गए, वो हम सबको वापस कब मिलेंगे? ये लोग जेल के पीछे कब जाएंगे? मैं 15 मिनट के बाद स्टैंडिंग ओवेशन के बाद ये तो सवाल करने का हक रखता हूं या नहीं रखता? ठीक है जी, आप अपने कप्तान से ये सवाल बिल्कुल आप करें, लेकिन मंसूर अब इसमें लॉजिकल होना क्या चाहिए? नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हो? क्योंकि अब देखें रिपोर्ट में भी जो आई है फॉरेंसिक्स उसके हो गए हैं रिपोर्ट पे, अब ये नैब की तरफ जाएगी, मजीद इंक्वायरियाँ होंगी, फिर जाहिर बात है आपको डिफेंड भी उनको देना है, अपना डिफेंस का भी राइट देना है आपने, तो ये मामला तो बहुत दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा है। सर बात इसी दूर तक जाने की है ना। यहां पे जिस तरह इंसाफ गरीब के साथ होता है उसी तरह इंसाफ अमीर के साथ करना पड़ेगा। ये दूर तक नहीं हो सकता, आप इसको दूर तक नहीं ले जा सकते। आप इसको दूर तक जितना लेके जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर उतनी ही उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। यू हैव टू गिव क्विक जस्टिस ओवर हियर। आपकी रिपोर्ट जब ये कह रही है, आप मुझे एक बात बताइए, ऑपोजिशन के लोगों की तहकीकात हो रही होती हैं, अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुए होते, आप उनको उठा के हवालात के अंदर बंद करते हैं। आप देख कहते हैं जी रेफरेंस बाद में होता रहेगा, हम देख लेंगे ये बंदा कहीं बाहर ना भाग जाए, बड़ा बाअसर किस्म का शख्स है। जहांगीर तरीन भी अगर इस तरह बाहर भाग गए तो फिर कौन पकड़ेगा उनको? चले जहांगीर तरीन को भी छोड़ दें, आपकी उनसे वैसे भी अब लड़ाई चल रही है, चले मैं उनको छोड़ देता हूं। खुसरो बख्तियार का जो खानदान है, क्या उन्होंने इस सारे मामले के अंदर गेन नहीं किया? हम सबके सामने है। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो जाके उस मीटिंग के हवाले से कहते हैं जी मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं है। आप और मैं, हम जिस किस्म के लोग हैं, हमारे कोई 30,000 रुपए भी ले जाए ना तो हम याद रखते हैं, लिख लेते हैं डायरी के अंदर, यार ये शख्स मुझसे 30,000 रुपए लेके गया है। यहां पे 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई और वजीर आला कहते हैं मुझे तो उस मीटिंग का याद ही नहीं कि उस मीटिंग के अंदर क्या लिखा था। हिज डिफेंस, उस्मान बुज़दार का ये डिफेंस के जी मुझे याद नहीं है, ये उतना ही भोंडा मजाक है जितना कतरी खत एक मजाक था इस कौम के साथ कि जनाब वो कतरी खत आ गया और जनाब इन्होंने जो है वो हमें मनी ट्रेल दे दिए। ये उससे कम मजाक नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि जब वो कतरी खत दिया गया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हर टॉक शो में बैठ के उसका मजाक भी उड़ाया, शरीफ खानदान के ऊपर उंगलियां भी उठाई और बिल्कुल ठीक उठाई, गलत नहीं उठाई, मैं बिल्कुल इस मामले के साथ हूं। लेकिन जनाब जब आपका वजीर आला एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में भूल जाए कि उसको याद ही नहीं कि ये सब्सिडी अप्रूव करने के लिए मैंने मीटिंग किस तरह की थी, तो फिर माजरत के साथ मजाक तब भी उड़ता है, हंसी तब भी आती है कि कहां है ये नया पाकिस्तान। और इसमें रोल ऑफ अपोजिशन देखें, जिस तरह उस वक्त कतरी में खत की बात आई थी, अपोजिशन ने तो भरपूर, जिस तरह आपने टॉक शोज का हवाला दिया, अपोजिशन ने तो सारा इसका नैरेटिव बनाया था, बिल्डअप किया था, ये क्या चीज़ है। तो अभी यहाँ पे अपोजिशन क्यों नहीं नजर आ रही? अपोजिशन किधर है? अभी क्या इतनी अच्छी कारकर्दगी है कि अपोजिशन के पास स्पेस नहीं है? अपोजिशन का क्या रोल, और आप क्या सेटिस्फाइड हैं जो अपोजिशन PMLN हो गई, पीपल्स पार्टी चले सिंध में गवर्नमेंट में भी है, PMLN के पास तो कुछ भी नहीं है, हम ऑल आर गन्स ब्लेजिंग, लेकिन वो बिल्कुल एक पुरस्कार सी बस टीवी टॉक शोज में हल्की फुल्की मौसीकी है। वजह क्या है इसकी? फवाद साहब, इस शुगर रिपोर्ट के अंदर ना आप एक समझ लीजिए कि एक हॉकी का ग्राउंड है और सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह के दरमियान ना एक गेंद लेफ्ट से राइट जा रहा है और उस गेंद का नाम ना पब्लिक है। यहां पे नून लीग के ऊपर जब आप सवाल उठाएंगे कि जनाब सलमान शहबाज साहब की मिल्स थी,
उन्होंने भी फायदे उठाए हैं। आपकी पिछली हुकूमत ने 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, तो वो पब्लिक को ना गेंद की तरह शॉट मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब मोड़ देंगे और वो कहेंगे जनाब हमारे यहाँ तो जनाब उस वक्त शॉर्टेज थी नहीं, इनके यहाँ तो शॉर्टेज थी, इसके बावजूद उन्होंने सब्सिडी दे दी। तो जनाब नून लीग से चली गई गेंद पीटीआई की तरफ। अब आप पीटीआई से जाके सवाल करें कि जनाब सब्सिडी दी उस्मान बुज़दार साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब की तरफ उंगली आती है तो वो कहते हैं जनाब असद उमर साहब फेडरल में बैठे हुए हैं, वहां से अप्रूवल आई थी, ईसीसी ने अप्रूव किया था, काबीना ने वहां से इजाजत दी थी, उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वहां से एकदम फिर आपको उस पब्लिक को जो है वो शॉट मारी जाएगी और शॉट मार के सिंध की तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ भेज दिया जाएगा कि जनाब ये जो ओमनी ग्रुप है ना, सबसे ज्यादा सब्सिडी इसने ली है। तो अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है, अवाम इसी तरह घूमती जा रही है एक गोल पोस्ट से दूसरी गोल पोस्ट की तरफ, और इस मैच का लगता यही है रिजल्ट कोई नहीं आना, मैच हो जाना है ड्रॉ, और हम लोग सिर्फ तालियां बजाते रहेंगे कि जनाब ये देखें कि कम से कम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा रिपोर्ट तो पब्लिक हुई है, बस इसके ऊपर आप इत्तफा करें, इस पे आप खुश रहें। वो अरबों वापस आने या नहीं आने इसको फिलहाल भूल जाएं। लेकिन एक रिपोर्ट भी तो हम खेल रहे हैं ना, जिस तरह चीनी की रिपोर्ट तो आगे एक आटे का भी एक था, उसके भी बारे में भी बात थी, उस पर तो अभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर आईपीपीएस की रिपोर्ट थी, वो अभी जो एयर क्रैश है उसकी भी रिपोर्ट, कम से कम पब्लिक की नॉलेज में तो बहुत इजाफा कर रहे हैं तमाम रिपोर्ट्स के साथ। होगा क्या ऑन ग्राउंड, चीजें क्या तब्दील होंगी? देखिए ऑन ग्राउंड इसके जितने सवेर सियासी इसके नताइज हैं, मुझे मुश्किल लगता है कि इस हद तक कोई बात जाएगी, क्योंकि अगर ये जाते हैं तो फिर पंजाब की हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। क्योंकि आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि जहांगीर तरीन साहब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप मौजूद है, और इस वक्त वो मतलब विस्परिंग कर रहे हैं कॉर्नर्स में खड़े होके, ये गुफ्तगू चल रही है। मैं खुद एक ऐसे बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप को जानता हूं जहांगीर तरीन साहब के साथ जिसका ताल्लुक है, और वो इशारे के ऊपर खड़ा हुआ है कि जनाब आप हुक्म करें कि अब हमने आगे क्या करना है। क्या जहांगीर तरीन साहब उस हद तक जाते हैं या नहीं जाते, ये वक्त बताएगा। मैं उसके हवाले से कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पॉलिटिकल फॉल आउट्स बहुत सवेर होंगे। उस्मान बुज़दार साहब की कुर्सी जो है इस वक्त मेरा ख्याल में वो सबसे वीक स्पॉट के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि ही डजंट हैव अ लॉबी, उनके अपना कोई सच कोई ग्रुप नहीं है, वो ग्रुपों के बीच में फंसे हुए हैं, और तमाम तर इस रिपोर्ट की उंगलियां जो हैं फिलहाल वो उस्मान बुज़दार साहब की जानिब जा रही हैं। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, मेरी इतला के मुताबिक नून लीग के तकरीबन 30 से 35 लोग, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए ने क्लेम किया है मेरे साथ बैठ के, मुझे उन्होंने खुद ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून के 30 से 35 एमपीएज हमारे साथ राब्ते में हैं। बल्कि उन्होंने तो कहा जी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको लिस्ट भी दिखा सकता हूं कौन कौन है, लेकिन जाहिर बात है वो नाम मैं नहीं आगे बता सकता, तो वो भी मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है, उनके पास, उन एमपीए के पास मौजूद है, और उन्होंने कहा जी दे आर रेडी फॉर अस, और अगर हमें जरूरत पड़ी कि हमारे किसी ग्रुप ने बगावत करने की कोशिश की तो हमने ऑपोजिशन के ग्रुप की जानिब पूरी तरह निगाह रखी हुई है, हमें सपोर्ट वहां से भी मिल सकती है। वही जोड़ तोड़ की सियासत, ये तो बिल्कुल 90s वाला एक तरह से ना आप कह लेंगे दोबारा से चीज़ें आ रही हैं, वो जो पहले छांगा मांगा हम कहते थे, हॉर्स ट्रेडिंग के इधर के उधर, तो मंसूर लेकिन ये तो बेहतरी तो नहीं आएगी ना, अवाम का इस पर तो कुछ नहीं होगा ना। और जहांगीर खान तरीन की अगर आपने इस तरह बात की हाइपोथेटिकली, अगर वो लहदा हो भी जाते हैं उनको गेन तो कुछ नहीं होगा ना। अभी तो फिर जो उनके हमायती है गवर्नमेंट में तो बैठे हुए हैं, हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए हैं, और जाहिर बात है जो भी इलेक्शन लड़ता है वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ता। जो PMLN वाले भी लोग हैं हमेशा हुकूमत के लिए आते हैं ना, उनकी लीडरशिप के बारे में भी ये इल्ज़ाम होता है कि जी आप वो लंदन में होते हैं या वज़ीर आज़म हाउस में होते हैं, इसके अलावा अपोजिशन नहीं करनी है उन्होंने। तो ये तो फिर तमाम जगह ना आवे कावा ही इसमें आप कहने बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली यू आर राइट। ये बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं है, ये इस किस्म की ये गंदी सियासत जो है ये तमाम सियासी जमातों के अंदर पाई जाती है। कौन कब कौन सी छत छोड़ के उड़ के दूसरी छत के ऊपर जाके बैठ जाएगा, हम सिर्फ शक्ल देखते रह जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कि यार हुआ क्यों, आखिर क्या हो गया। मैं मिसाल दे देता हूं आपकी, नून लीग के चले में आपने बात की, नून लीग के अंदर आजकल अंदर अच्छी खासी नाराजगियां चल रही हैं। नाराजगियां इस सिलसिले में चल रही हैं कि कम से कम दो बड़े सियासी लीडर हैं जिनकी आपस में बोलचाल तक बंद हो चुकी है, आपस में वो आपस में गुफ्तगू भी नहीं कर रहे, आपस में एक कमरे में भी अगर बैठे होते हैं तो आपस में एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे। और मैं चौधरी निसार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की बात नहीं कर रहा, दो कोई और सियासी लीडर हैं। कल इस सिलसिले में जो यौम तकबीर की जो एक तकरीब मुनक्किद की गई थी, मरियम नवाज शरीफ उसके अंदर नहीं आई। जब वहां पे सारी लीडरशिप मौजूद थी तो क्या वजह थी कि आपका अपना फंक्शन है, आपकी अपनी पार्टी का फंक्शन है, और आप जिस दिन के हवाले से कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वजह से हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी खुद वहां पे मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब चले, ठीक है वो तो क्वारंटीन के अंदर हैं, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, बट वेयर इज मरियम नवाज शरीफ।
तो पार्टी के अपने अंदर बड़ी सवेर किस्म की स्प्लिट्स हैं। और मेरी इतला के मुताबिक मरियम नवाज साहबा जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब के घर गई थी, एहसन इकबाल साहब के घर गई थी, उसमें काफी हद तक डैमेज कंट्रोल की एक वजह भी थी, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सवेर किस्म की स्प्लिट्स मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो शहबाज शरीफ साहब को फॉलो नहीं करना चाहता, वो शहबाज शरीफ साहब की जो तरीकाकार है उस पॉलिटिक्स को नहीं मानता, और जो मरियम नवाज शरीफ का एक ग्रुप है वो शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप को नहीं मानता। तो पार्टी के अंदर ये ग्रुपिंग तो मौजूद है। अब इसका फायदा कोई आउटसाइडर उठा ले या ना उठाए, इसका फैसला वक्त करेगा। मंसूर, आपकी बड़ी अच्छी आपकी रीडिंग भी होती है, PMLN को आप बड़ा अच्छा कवर भी करते हैं, आपके जाहिर बात एक्सेस भी है, रीच भी है। वहाँ पे बुनियादी वजह है क्या? शहबाज शरीफ को क्यों नहीं लोग पसंद करते? शहबाज शरीफ CM भी रह चुके हैं, अपने भाई के सामने भी वो बिल्कुल मुअद्दब थे, उनके खिलाफ बगावत के मौके मिले, नहीं की उन्होंने। तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अंदर से शहबाज शरीफ को क्यों नहीं पसंद करती? वजह क्या है उसकी? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसकी एग्जांपल आपको बड़े एक आसान अल्फाज में दे देता हूं। एक मेडिकल की आप एग्जांपल ले लें। अगर एक इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप A है, अब नून लीग जब बनी 1985 से, उसका ब्लड ग्रुप A था। उसके बाद 90s की सियासत हुई, उसका ब्लड ग्रुप A था। 99 के अंदर कू होता है, नवाज शरीफ साहब अपने खानदान के साथ बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं 2008 के आसपास, तो जिस किस्म की वो सियासत करते हैं उनका ब्लड ग्रुप A होता है। 2013 के अंदर जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो ब्लड ग्रुप A से ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और उसके बाद चलते 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 2014 गुजरता है, 2014 का धरना गुजरता है, वो AB पॉजिटिव जो है वो B पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और उसके बाद पैनामा आता है, तो वो जो रही सही कसर A पॉजिटिव की थी वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जब हटाया जाता है तो पार्टी पूरी तरह जो है वो B पॉजिटिव की तरफ जा चुकी होती है, A पॉजिटिव बिल्कुल बीच में से निकल चुका होता है। उसके बाद 2018 का इलेक्शन होता है, और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा को जेल होती है, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव होते हैं। अब वो पार्टी जो पूरी तरह B पॉजिटिव हो चुकी हुई थी, शहबाज शरीफ साहब उसको दोबारा A पॉजिटिव की तरफ ले जाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। और इस दौरान अब क्या हो रहा है कि इस पूरे मरीज के अंदर A पॉजिटिव और B पॉजिटिव की आपस में जंग शुरू हो चुकी है कि इस मरीज को दरअसल में ब्लड ग्रुप लगना कौन सा है। तो जिस डॉक्टर की बुनियाद के ऊपर, उसके नुस्खे के मुताबिक अस्पताल के अंदर किसी मरीज के साथ जब ये खिलवाड़ हो रहा हो कि कभी आप उसको खून की एक बोतल A पॉजिटिव की लगाएं, फिर उसको एक खून की बोतल B पॉजिटिव की लगाएं, तो मेरे ख्याल में जो मरीज है वो ICU के अंदर ही जाएगा। उससे फिर आप सेहतयाब होने की तो किसी किस्म की उम्मीद मत रखें। यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, और जारी बात है कि आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन मंसूर, ब्लड ग्रुप तो चेंज नहीं होता, जो आपका एक दफा आप पैदा हो गए ना, आपका वही होता है, जब पूरा खून निकाल कर दोबारा किया जाए वही है। यानी B पॉजिटिव, उनके ख्याल था कि वो B पॉजिटिव हैं तो वो A पॉजिटिव ही। तो जब असल में ये भी तो एक है ना कि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी परवरिश, आपको एक तरह आप समझना कुछ और शुरू हो जाए, तो उसका भी एक खमियाजा थोड़ा सा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये इन द लॉन्गर रन, अभी देखें जिस एज के हिस्से में नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, अब लोग फ्यूचर की भी बातें कर रहे हैं। अब पार्टी का फ्यूचर क्या मरियम हमजा की तरफ से भी वो चैलेंज आएगा, जो ऊपर की दरार है नीचे भी आएगी? क्या मरियम इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं 5 साल 10 साल डाउन द रोड कि वो पूरी पार्टी को लेकर आए, एक सीरियस थ्रेट बन सकती हैं, और गवर्नमेंट में आने के लिए क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इस सिलसिले में तो कुछ स्पेकुलेट ही करना चाहता कि मरियम नवाज का आगे जाके सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन ये जो बात थी ना कि अगर एक बच्चा जब पैदा ही A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ हुआ है, तो तब से लेकर 1985 से लेकर 2018 तक, इस पूरे अरसे के अंदर आपने जितने MNAs MPs की जो एक पूरी लाइनअप था ना, जिनको आपने पार्टी के अंदर शामिल किया, वो भी सारे ज्यादातर A पॉजिटिव के ही थे, वो B पॉजिटिव के नहीं थे। अब आप जब अगर उनको भी कोशिश करेंगे, मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि कई ऐसे इनके MNAs MPs हैं जो कैमरे के आगे तो नहीं बोलते, लेकिन कैमरे के पीछे जब हमसे एक निजी महफिल में बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब साढ़े को जरा कुछ करवाने की कोशिश करो, साढ़े को नहीं होना, हम ये कर ही नहीं सकते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारा जो हल्के का वोटर है वो निकलेगा और जाके सड़कों के ऊपर जो है वो पुलिस को कन्फ्रंट करना शुरू कर देगा, तो हम ये नहीं कर सकते। आप हमसे गलतफहमी लगा रहे हैं, हम ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो आपके DNA के अंदर एक चीज ही रही है। अब उसके बाद चाहे मरियम नवाज हो, चाहे हमजा शहबाज हो, या खुद नवाज शरीफ क्यों ना हो, आप अगर अपने वोटर को डे 1 से कभी इस लाइन के ऊपर लगा ही नहीं सके कि वो ये काम कर सके, तो माजरत के साथ आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और मरियम नवाज की जो खामोशी है, मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि शायद उनको भी इस बात की समझ आ गई है कि पार्टी का ब्लड ग्रुप A ही है, और ये A के ऊपर ही सेहतियाब होगा। अगर होगा कभी, इसको मैं अगर B बनाने की कोशिश करूंगी तो चलेगी नहीं पार्टी।
अच्छा, अब आ जाते हैं फाइनल, थोड़ा सा रैप अप भी करते हैं कि पंजाब में भी दोबारा से चेंजेस, तब्दीलियों की बातें हो रही हैं कि जी वजीर भी चेंज होंगे, दोबारा ब्यूरोक्रेसी भी चेंज होगी, मॉडल 2-3 दफ़ा आ चुके हैं ऊपर वाली चेंज के अलावा, क्योंकि वो तो इमरान ने कहा है कि उधर तो कुछ नहीं होना। तो पंजाब की तब्दीली, फिर क्या ये चीज़ चीनी रिपोर्ट के बाद जब बाकी चीज़ें होंगी, मरकज़ में भी आप देख रहे हैं कि फील्डिंग ज़रा चेंज होगी, कुछ लोग आगे होंगे, लेफ्ट राइट होंगे, कुछ लोगों को रेस्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट आप देखें कि जो मुशीर हैं उनके खिलाफ भी आ रहा है कि जितने भी एडवाइजर्स हैं वो भी अपनी टैक्स डिक्लेरेशन करेंगे, अपने एसेट्स बताएंगे। थोड़ा सा जो इलेक्टेड मेंबर्स वर्सेस नॉन इलेक्टेड, ये चीज़ भी आ रही है। इन सारी शिज़म्स के बाद कुछ तब्दीली आएगी कुछ लोगों के पर्सनल और फेसेस में? देखिए, मेरे ख्याल में जहां तक ये मामले खुसूसी और मुशीरों की बात है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इन लोगों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और ये भी हकीकत है कि फेडरल कैबिनेट के अंदर उनका जो झुकाव है वो इनकी तरफ ज्यादा है रादर देन के इलेक्टेड मेंबर्स की जानिब। तो उसमें जहां तक एसेट्स डिक्लेयर करने वाली बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मेरा नहीं ख्याल कि इसका मतलब है कि जनाब कोई इनके ऊपर कोई बहुत कड़ा वक्त आने लगा है, वो डिक्लेयर कर देंगे, उसमें ऐसी कौन सी बात है, डिक्लेयर करने में क्या इशू है। लेकिन सवाल यह है कि जो हुकूमत के उमूर हैं, रोजाना के जो उमूर हैं, वो कौन चलाएगा? लेकिन वो शहजाद अकबर साहब चलाएंगे, वो जुल्फी बुखारी चलाएंगे, वो बाबर अवान चलाएंगे, ज्यादातर तो उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। लेकिन जब डिक्लेयर हो जाएंगी ना चीजें, तो फिर सवालात बहुत उठना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें आएंगी कि जो पेट्रोलियम के मुशीर हैं उनकी अपने कोई है, बिजली के मुआहदे हैं तो अपना ही चीजें, बहुत ज्यादा सवाल आ जाएंगे ना। अभी भी चहमगोइयां तो यही हो रही है ना कि बिल्ली को आपने दूध की हिफाजत पे बिठाया हुआ है, तो चीजें ओपन आ जाएंगी, तो क्या उससे कुछ तब्दीली नहीं आएगी या प्रेशर ज्यादा नहीं आ जाएगा? अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात के ऊपर कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जनाब जैसी वो डिक्लेरेशन होगी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो शिक है वो एकदम एक्टिवेट हो जाएगी और हम कहेंगे ओए ये क्या हुआ, ये कोई नया मतलब हमें इंकशाफ होगा कि जनाब नदीम बाबर साहब अगर जिस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, खुसरो बख्तियार जब फूड सिक्योरिटी के ऊपर थे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता था, अलीम खान साहब जो हैं वो जिस किस्म की उनकी पास हिस्ट्री रही है और जो एक्विजिशन उनके ऊपर हैं, आपने वो महकमा भी इस वक्त उनको दिया हुआ है, क्या वो एक सही जगह पे अपने बैठे हुए हैं? इस तरह तो बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन इज कि क्या इमरान खान साहब उन उठनी वाली उंगलियों के ऊपर कभी एतराज करते रहे हैं? कभी उन्होंने एक्चुअली उस पर एक्शन लिया है? फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो, उनको जिस तरह जब हटाया गया था उससे बहुत पहले से बार बार उनको उनकी अपनी पार्टी के अंदर से ये मैसेज जाता था कि जनाब ये जो आपने अपॉइंटमेंट की है बहुत गलत अपॉइंटमेंट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है ही नहीं। लेकिन इमरान खान साहब उसको बर्दाश्त करते रहे जब तक जिस दिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा का आजम खान साहब के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो गई, फिरदौस आशिक अवान वहां पे बैठी रही कि वो किसी ने उनको नहीं हटाया। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जनाब लोग एतराज करते हैं, लोग उंगलियां उठाते हैं और उसकी वजह से इमरान खान साहब प्रेशर में आगे किसी को हटा देंगे, तो मुझे तो ऐसा अभी तक कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा कि पब्लिक की डिमांड के ऊपर या लोगों के कहने पर या मीडिया के पिन पॉइंट करने के ऊपर इमरान खान साहब ने किसी को हटाया। चले, लेकिन फाइनल आपका वर्ड के इसी तरह सब चलता रहेगा या कुछ चीज तब्दील होने वाली है? समथिंग हैज टू गिव। मेरा ख्याल में दो बहुत बड़े इस वक्त स्पीड ब्रेकर्स इमरान खान साहब के सामने हैं। एक ये जो शुगर रिपोर्ट है इसके ऊपर क्या एक्शन होता है, एवरी पासिंग डे जितनी देर ये एक्शन डिले होता जाएगा मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए उतनी ही बड़ी एम्बैरेसमेंट ये रिपोर्ट साबित होती रहेगी। और दूसरा जो बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक सामने आ रहा है वो कोरोना के हवाले से आ रहा है। कोरोना के हवाले से जिस तरह ये तादाद बढ़ती जा रही है और जो डेथ के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी कल ही हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ एक दिन के अंदर। ये नंबर्स अगर स्वेल करते रहे और हम सिर्फ बार बार ये कहते रहे कि नहीं जनाब इस कोरोना के हमने लॉकडाउन को मजीद नरम करना है, मजीद नरम करना है, आई थिंक ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो अगर वाकई खुदा न खास्ता, मेरी दुआ है कि क्योंकि इसमें सिर्फ इमरान खान साहब का नुकसान नहीं है, हमारी अवाम का नुकसान है, हमारी अवाम की जानों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये ना हो और इमरान खान साहब इसमें से कामयाबी से निकल जाएं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब कामयाब हुए तो इसका मतलब है पब्लिक कामयाब होगी। लेकिन मेरा ख्याल में ये दो बड़े रोड ब्लॉक्स हैं और इसको अबूर करना इमरान खान साहब के लिए बहुत जरूरी है।